पाद शब्द है अंतावयव जिसका, ऐसा जो बहुब्रीहि समास, उस बहुब्रीहि समास में पाद शब्द में विद्यमान दकारोत्तरवर्ती अकार का लोप जिस सूत्र से किया जाता है वह सूत्र है पादस्य लोपो अहस्त्यादिभ्यः। पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्यः यह सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा पाद शब्द है अंतावयव जिसका, ऐसा जो बहुब्रीहि समास, उस बहुब्रीहि समास में अंतावयव के रूप में विद्यमान पाद शब्द के दकारोत्तरवर्ती आकार का लोप किया जाता है। इस सूत्र में 3 ही पद हैं। पादस्य षष्ठ्यंत है, लोपः प्रथमांत है, अहस्त्यादिभ्यः पंचम्यंत है। उपमानाच्च सूत्र के द्वारा उपमानात् की अनुवृत्ति आ जाती है। यद्यपि सूत्र में पादस्य यह स्थानीय के रूप में निर्दिष्ट है, संपूर्ण पाद शब्द ही स्थानीय के रूप में निर्दिष्ट है, किंतु अलोन्त्यस्य परिभाषा की सहायता से पाद शब्द के दकारोत्तरवर्ती आकार का ही लोप होता है। इस प्रकार से इस सूत्र का अर्थ बनता है हस्त्यादि वर्जितात् उपमानात् परस्य पाद शब्दस्य लोपः स्यात् समासान्तो बहुब्रीहौ। सूत्र में अहस्त्यादिभ्यः है। अहस्त्यादिभ्यः का तात्पर्य क्या है? तो अहस्त्यादिभ्यः का तात्पर्य यह है कि जब पाद शब्द हस्ती आदि शब्दों के बाद में होगा, पूर्व में हस्ती आदि शब्द होंगे और उत्तर में यदि पाद शब्द होगा, तब पाद शब्द के दकारोत्तरवर्ती आकार का लोप नहीं होगा, अपितु हस्त्यादि से भिन्न जो उपमानवाचक शब्द उसके पूर्व में विद्यमान होने पर ही पाद शब्द के दकारोत्तरवर्ती आकार का लोप होगा। तो हस्त्यादि वर्जितात् उपमानात् परस्य, हस्त्यादि हस्ती कुसूल आदि जो उपमानवाचक शब्द हैं उनको छोड़ करके उनसे भिन्न जो अन्य उपमानवाचक शब्द हैं उनके बाद में यदि पाद शब्द आएगा बहुब्रीहि समास में, तो उस पाद शब्द के दकारोत्तरवर्ती आकार का अलोन्त्यस्य परिभाषा सूत्र की सहायता से लोप इस सूत्र के द्वारा कर दिया जाता है। तब जाकर के कुंभपात इत्यादि रूपों की साधुता होती है। आगे लिखते हैं स्थानित द्वारेण अयम समासांतः। कह रहे हैं कि यह जो लोप है यह समासांत है। अब समासांत में जो अंत शब्द है वह तो अंतावयव का वाचक है, लोप तो अभाव रूप है, वह कैसे अंतावयव बन सकता है? तो कहा कि स्थानित द्वारेण अयम समासांतः, कि यह लोप जिसके स्थान पर हो रहा है, लोप हो रहा है पाद में दकारोत्तरवर्ती आकार के स्थान पर, वह तो अंतावयव है ही। तो स्थानित द्वारेण, स्थानीय द्वारेण का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर दकारोत्तरवर्ती आकार के लोप का विधान किया गया है पादस्य लोपो अस्त्यादिभ्यः इस वचन से। तो वचन बलात् औपचारिक अवयवत्व का आरोप कर दिया जाता है लोप में। इस सूत्र के वचन बल से ही जो लोप है, अभाव रूप जो लोप है, उसमें औपचारिक अवयवत्व मान लिया जाता है। तो वही लिखा है कि स्थानित द्वारेण अयम समासांतः, जो स्थानीय है आकार वह तो यद्यपि अवयव था, किंतु जब उसका लोप हो गया तो लोप कैसे अवयव बनेगा? तो औपचारिक अवयवत्व उसमें मान लेंगे, औपचारिक अवयवत्व का आरोप लोप में कर देंगे। तो इस प्रकार से जो लोप है वह समासांत, उसका अंतावयव ही माना जाएगा। अब उसका उदाहरण देते हैं। व्याघ्रपात इसका उदाहरण है। व्याघ्रस्य इव पादौ अस्य इति व्याघ्रपात। यद्यपि व्याघ्रस्य इव पादौ अस्य यह फलितार्थ कथन है। व्याघ्रस्य पादौ व्याघ्रपादौ, व्याघ्रपादौ इव पादौ अस्य, इस प्रकार से विग्रह बनेगा। और सप्तम विपमान पूर्व पदस्योत्तर पद लोपश्च इस वार्तिक से समास होगा बहुब्रीहि समास। तो व्याघ्रपादौ इव पादौ अस्य, इस यस्य इस लौकिक विग्रह में, व्याघ्रपाद औ इस अलौकिक विग्रह में सप्तम विपमान पूर्व पदस्योत्तर पद लोपश्च इस वार्तिक से समास करने पर अन्य प्रक्रिया होकर के व्याघ्रपाद ऐसी स्थिति बनती है। अब जो व्याघ्र शब्द है वो हस्त्यादि से भिन्न है और उपमानवाचक है, उसके पर में पाद शब्द विद्यमान है। उस पाद शब्द के दकारोत्तरवर्ती आकार का लोप इस सूत्र के द्वारा कर दिया जाता है अलोन्त्यस्य की सहायता से। तो दकारोत्तरवर्ती आकार हट जाता है, तो व्याघ्रपात इस रूप में, व्याघ्रपाद इस रूप में स्थिति होती है। और तब वावसाने सूत्र के द्वारा विकल्प से चतुर्थ करने पर व्याघ्रपात व्याघ्रपाद यह दो रूप निष्पन्न हो जाते हैं। तो व्याघ्र के पैर के समान पैर वाला जो व्यक्ति होगा उसको कहा जाएगा व्याघ्रपाद। आगे लिखते हैं अहस्त्यादिभ्यः किम हस्तिपादः कुसूलपादः, कि यदि पाद शब्द हस्त्यादि शब्दों के बाद में होगा, हस्ति कुसूल इत्यादि शब्दों के बाद में होगा, तब
फिर पाद शब्द के दकारोत्तरवर्ती आकार का लोप नहीं होगा। तो हस्तिपादव इव पादव यस्य इस प्रकार से लौकिक विग्रह करके हस्तिपाद औ इस प्रकार से लौकिक विग्रह करके सप्तम विपमान पूर्वपदस्य उत्तरपद लोपश्च इसी वार्तिक से समास करना है, हस्तिपाद बनेगा। अब चूंकि यहाँ पर हस्ति शब्द के बाद में ही पाद शब्द आ गया है, इसलिए इसके दकारोत्तरवर्ती आकार का लोप नहीं होगा। तो उस हस्तिपाद अकारांत ही रहेगा। एक दिवसीय न्याय ने पुनः प्रातिप संज्ञा स्वाधिकारी होकर के हस्तिपाद, हाथी के पैर के समान पैर वाला जो व्यक्ति होगा उसको कहेंगे हस्तिपाद। इसी प्रकार से कुसूलपाद, कुसूलपादव यो पादव यस्य कुसूल के पैर के समान पैर वाला जो व्यक्ति होगा उसको कहेंगे कुसूलपाद। अन्य प्रक्रिया पूर्ववत ही है। यहाँ पर कुसूल शब्द हस्ति आदि में आता है, इसीलिए उससे उत्तर में जो पाद का दकारोत्तरवर्ती आकार उसका लोप इस सूत्र के द्वारा नहीं किया गया। तो कुसूलपाद इस प्रकार का समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से हस्तिपादः कुसूलपादः इस प्रकार से इसके रूप निष्पन्न हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही होता है कि हस्ति आदि शब्द के उत्तर में पाद शब्द नहीं होना चाहिए। हस्ति आदि से भिन्न जो उपमानवाचक शब्द उनके पूर्व पद में होने पर और पाद शब्द के उत्तर पद में होने पर पाद शब्द के दकारोत्तरवर्ती आकार का लोप पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्य इस सूत्र के द्वारा कर दिया जाता है। तब व्याघ्रपाद इत्यादि रूपों की स्थिति, व्याघ्रपाद इत्यादि रूपों की निष्पत्ति हो जाती है। अग्रिम सूत्र इसी क्रम में है कुंभपदीषु च। कुंभपदीषु च दो पद का सूत्र है। कुंभपदीषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन का है, च अव्यय पद है। कुंभपदीषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन का निर्देश किया गया है। तो बहुवचन निर्देश के बल से और कुंभपदी एक गण भी है, तो बहुवचन के निर्देश से चूंकि सूत्र में बहुवचन का निर्देश किया गया है, इसलिए बहुवचन के निर्देश से और गण पाठ के सामर्थ्य से यहाँ पर केवल कुंभपदी शब्द को न लेकर के कुंभपदी गण में जितने शब्द पढ़े गए हैं उन सभी शब्दों को लिया जाता है। इसलिए वृत्ति में लिख दिया है कुंभपद्यादिषु पादस्य लोपः ङीप् च निपात्यते स्त्रियां, कि कुंभपद्यादि गण में पठित जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों के बाद में यदि पाद शब्द आ जाएगा तो उसके दकारोत्तरवर्ती आकार का लोप हो जाएगा और ङीप् च निपात्यते, और ङीप का भी विधान कर रहे हैं। यद्यपि ङीप करने वाला सूत्र एक है पादोन्यतरस्याम, वह विकल्प से ङीप का विधान करता है, किंतु कुंभपदी आदि गण में समस्त स्त्रीलिंग शब्द ही पठित हैं, पुल्लिंग का रूप उनमें मिलना नहीं है, इसलिए यहाँ पर नित्य से ही ङीप का विधान भी किया गया है। पादोन्यतरस्याम का बाद हो जाता है, तो नित्य से ही यहाँ पर ङीप प्रत्यय भी होता है। तो कुंभपद्यादिषु पादस्य लोपः ङीप् से निपात्यते। कुंभपद्यादि गण पठित जो शब्द हैं उनमें पाद शब्द के दकारोत्तरवर्ती आकार के लोप का निपातन है और ङीप का भी निपातन इस सूत्र के द्वारा किया जाता है। स्त्रीलिंग में ही ये शब्द हैं, इसलिए स्त्रियां भी लिखा हुआ है, पुल्लिंग में नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ पर पादोन्यतरस्याम का भी बाद हो जाता है, नित्य से ङीप प्रत्यय हो जाता है। कुंभपदी इसका उदाहरण है, उसमें पाद शब्द के स्थान पर पद आदेश करने वाला सूत्र पादः पत है, उसका भी यहाँ पर निर्देश किया गया है। पादः पत सूत्र के द्वारा भाव संज्ञक जो पाद शब्द उसके स्थान पर पत आदेश कर दिया जाता है। जब ङीप होगा तो ङीप के परम होने पर कुंभपाद की दकारोत्तरवर्ती आकार का लोप तो हो ही जाएगा। पाद के स्थान पर पद आदेश इस सूत्र के द्वारा पादः पद से कर दिया जाएगा भाव संज्ञा होने से, तो कुंभपदी इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। तो कुंभस्य इव पादौ यस्याः इस प्रकार से लौकिक विग्रह कर करके कुंभङस् पाद औ इस प्रकार से लौकिक विग्रह में अनेक मन्य पदार्थ सूत्र से समास होकर के प्रातिप संज्ञा स्वाधिकारी होकर के कुंभ पाद इस प्रकार की स्थिति बने। तब कुंभ के बाद में पाद शब्द आ गया, दकारोत्तरवर्ती आकार का लोप कुंभपदीषु सूत्र से हो जाएगा, कुंभ पाद दकार हलंत हो जाएगा और उधर ङीप का भी निपातन है तो ङीप का ई आ जाएगा। ई के परम होने पर कुंभ पाद की भवसंज्ञा होते ही पाद पद सूत्र के द्वारा पाद के स्थान पर पद आदेश होकर के कुंभ पद ई वर्ण सम्मेलन कुंभपदी। एक देश विकृत न्याय ने पुनः प्रातिप संज्ञा स्वाधिकारी होकर के कुंभपदी बना, उससे कुंभपदी बना, सु आया, सु का हलन्यादि लोप हो जाता है, हलन्याभ्य दीर्घा सूत्र से प्रत्यंग हल, तो कुंभपदी नदी शब्द की तरह इसके रूप चल जाते हैं, कुंभपदी कुंभपद्यौ कुंभपद्यः। तो वही लिखा है पादः पद कुंभपदी। स्त्रियां किम कुंभपादः, जहाँ पर स्त्रीलिंग का कुंभ आदि शब्द के बाद में पाद शब्द होगा वहाँ पर, और स्त्रीलिंग में ही जब पाद शब्द का प्रयोग होगा तभी वहाँ पर समासांत लोप का विधान है और ङीप का भी विधान है। यदि पाद शब्द पुल्लिंग का होगा तब पुल्लिंग की विवक्षा होगी, स्त्रीत्व विवक्षा नहीं होगी, तब वहाँ पर फिर पद आदेश भी नहीं, तब समासांत लोप भी नहीं होगा और ङीप भी नहीं होगा। तो कुंभपादः कुंभस्य इव पादौ यस्य
इस प्रकार से लौकिक विग्रह बना करके कुंभ ngस पाद औ इस प्रकार से लौकिक विग्रह बना करके अनेक मन्य पदार्थ सूत्र से समास हो जाएगा। समासत्व प्रातिपदिक संज्ञा स्वाधिकारी इत्यादि होकर के कुंभ पाद इस प्रकार का समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। तो स्त्रीत्व विवक्षा में ही कुंभ पदेशो सूत्र लगता है और पाद के दकारोत्तरवर्ती आकार का लोप करता है और नीप का भी निपातन करता है। कुंभ पदी इत्यादि रूप इसके बनते हैं। किंतु जहाँ पर पाद शब्द पुल्लिंग का विवक्षित होगा, पुल्लिंग की विवक्षा होगी, वहाँ पर फिर न तो दकारोत्तरवर्ती आकार का लोप होगा कुंभ पदेशु सूत्र के द्वारा और नहीं नीप का निपातन होगा, तो वहाँ तो कुंभ पाद इसी प्रकार का रूप निष्पन्न होता है। उसी को लिखा है स्त्रियाम किम कुंभ पाद। तो इस प्रकार से कुंभ पदेशु च इस सूत्र का विवेचन पूर्ण हुआ। अग्रिम सूत्र है संख्या सुपूर्वस्य। तो संख्या सुपूर्वस्य सूत्र में एक ही पद है संख्या च सुश्च यदि संख्या सुपूर्व यस्य बहुब्रीहि समासस्य असौ बहुब्रीहि समासः संख्यासु पूर्वः तस्य संख्यासु पूर्वस्य। इस प्रकार से षष्ठी विभक्ति एकवचन का ही पद है संख्यासु पूर्वस्य। संख्यासु पूर्वस्य का तात्पर्य क्या हुआ? संख्यावाचक शब्द पूर्व में आ जाए या सु यह पूर्व में आ जाए और उसके बाद में यदि पाद शब्द आ जाए तो उसके भी दकारोत्तरवर्ती आकार का लोप इस सूत्र के द्वारा कर दिया जाता है। वही लिखते हैं पादस्य लोपः स्यात् समासान्तो बहुब्रीहौ कि पादस्य लोपः स्यात् संख्यावाचक शब्द के बाद में यदि पाद शब्द आ जाएगा तो उसके दकारोत्तरवर्ती आकार का लोप अलोन्त्यस्य सूत्र की सहायता से संख्या सुपूर्वस्य इस सूत्र के द्वारा कर दिया जाएगा। उसी प्रकार से सु के बाद में यदि पाद शब्द आ जाएगा तो उसके भी दकारोत्तरवर्ती आकार का लोप अलोन्त्यस्य परिभाषा की सहायता से संख्या सुपूर्वस्य इस सूत्र के द्वारा कर दिया जाएगा। तब जाकर के द्विपात सुपात इस प्रकार के रूप बनते हैं। तो द्वौ पादौ यस्य इस प्रकार से लौकिक विग्रह बन जाएगा। द्वि औ पाद औ इस प्रकार से लौकिक विग्रह में अनेक मन्य पदार्थे सूत्र के द्वारा समास हो जाता है। समासत्व प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति लोक इत्यादि होकर के द्वि पाद ऐसी स्थिति प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में अब द्वि शब्द चूंकि संख्यावाचक है उसके बाद में पाद शब्द आ गया है, इसलिए दकारोत्तरवर्ती आकार का लोप होकर के द्विपाद ऐसी स्थिति बन गई। दकार हलंत हो गया, उसके स्थान पर वावसान ऐसे चर्त हो जाएगा, दकार को तकार हो जाएगा तो द्विपात ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो द्विपाद द्विपात ऐसी दो यह रूप निष्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से सुशोभनौ पादौ यस्य इस प्रकार से लौकिक विग्रह बना करके सुपाद औ इस प्रकार से लौकिक विग्रह बना करके सु का ही अर्थ शोभन है। तो सुपाद औ इस प्रकार से लौकिक विग्रह बना करके अनेक मन्य पदार्थ सूत्र से समास हो जाता है। प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति लोक इत्यादि होकर के सुपो धातु प्रातिपदिक कहे सूत्र से सुपाद बन गया, दकारोत्तरवर्ती आकार का लोप कर दीजिए, सुपाद बन गया, दकार के स्थान पर चतु कर दिए, सुपात बन गया। इस प्रकार से दो रूप निष्पन्न हो जाते हैं सुपाद और सुपात। तो इस प्रकार से संख्या सुपूर्वस्य के दो ही उदाहरण दिए गए हैं। एक संख्यावाचक पूर्व में होने पर द्विपाद द्विपात और द्विपाद और सु के पूर्व में होने पर सुपात सुपाद देवी मूल में द्विपात सुपात ऐसे तकारांत ही उदाहरण दिए गए हैं। दकारांत वाले दो उदाहरण नहीं दिए गए हैं, लेकिन वो दो उदाहरण भी बन सकते हैं। स्वयं ही वावसान से चर्तु कर पाक्षिक चर्तु कर करके द्विपाद इत्यादि रूप तकारांत दकारांत वाले भी और तकारांत वाले दो रूप बन ही जाते हैं। पाद के दकार के आकार का लोप करेंगे, दकार को चर्तु कर देंगे तो सुपात बन ही जाएगा। चर्तु नहीं करेंगे, वैकल्पिक चर्तु है वावसाने से, तो तब दकार ही रहेगा। तो द्विपात द्विपाद सुपाद सुपाद इस प्रकार से दो रूप इसके निष्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से संख्या सुपूर्वस्य इस सूत्र का विवेचन भी पूर्ण होता है। अग्रिम सूत्रों का विवेचन अग्रिम पाठ में किया जाएगा।